ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही कैजुअल तरीके से आपसे गैर औपचारिक रूप में कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। हमारा टॉपिक है कि भारत की विदेश नीति की अग्नि परीक्षा। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है? मुझे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से दिमाग में उधेड़ बुन चल रहा है। मैंने पिछले 75 इयर्स के इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पर समीक्षात्मक विचार किया कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मैं क्या मानूं, ये सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है। एकेडमी अपनी जगह है। एकेडमी से थोड़ा हट के हम आपसे आज कुछ आइडियाज शेयर करना चाहेंगे। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, जो सभी का है वो किसी का नहीं है, और जो किसी का नहीं है वो तो किसी का नहीं है ही। हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद एक पॉलिसी चलाई, नॉन अलाइनमेंट। बड़े उत्साह के साथ जब हमने आजादी प्राप्त की तो सबसे पहले हमने घोषित किया कि भाई सारे एशियो अफ्रीकन कंट्री आपस में उधेड़-बुन करते हैं कि मैं क्या करूं। मैं उस समय दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, जैसा आप जानते हैं। कोल्ड वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एक अमेरिकन गुट था, एक रशियन गुट था। तो जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री या तो स्वतंत्र होने वाले होते थे या स्वतंत्रता के कगार पर होते थे या वहां पर उनके यहां फ्रीडम मूवमेंट चल रहा होता था, वैसी स्थिति में क्लाइंट कंट्री की तरह जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट पार्टी या फिर रशियन सोशलिस्ट पार्टी और चाइनीज सोशलिस्ट पार्टी वहां ऑलरेडी स्पॉट पर पहुंच जाती थी। तो कुल मिलाकर यह बात पहले से ही तय होनी शुरू होती थी कि ये कंट्री स्वतंत्र होगा तो वो किस में कहां जाएगा, समाजवाद की तरफ झुकेगा या पूंजीवाद की तरफ झुकेगा, अमेरिकन गुट का मेंबर बनेगा या रशियन गुट का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत गुट निरपेक्ष रहेगा। तो इंडिया रिमेन टू बी नॉन अलाइंड, मतलब नॉन अलाइनमेंट की बात की। लेकिन हम लोगों की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी क्या चल पाई? नहीं। शायद नेहरू की बहुत एम्बिशियस योजना थी। नेहरू ने खुद कहा था कि हम नॉन अलाइन की बात करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम थर्ड ब्लॉक की बात करते हैं। हम थर्ड ब्लॉक नहीं बनाना चाहते। हम दोनों महाशक्तियों के साथ संबंध रखते हुए भी स्वतंत्र रूप से विदेश नीति को अपनाना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा थी कि हम भारत और चीन के परस्पर संबंधों के आधार पर और एशियाई अफ्रीकी कंट्रीज को पीछे रखकर हम एक ऐसा थर्ड ब्लॉक बनाएंगे जो उनके दिल में इच्छा थी, जो इधर हम अमेरिकन फैक्शन उधर रशियन फैक्शन दोनों को हम एशिया से बाहर रखेंगे और हम एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरेंगे। उनके इस महत्वाकांक्षा पर तुषारपात तब हुआ, इनकी इस महत्वाकांक्षा, इनके एम्बिशन को बहुत गहरा झटका लगा चाइनीज वॉर 1962 से। और मुझे लगता है कि अगर औपचारिक रूप में हम देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन से मानी जाती है। और 1962 में अब चाइनीज वॉर के बाद ये पॉलिसी छोड़ दी गई, क्योंकि 1963 में सोवियत रशिया से पहला हथियार का खेप भारत ने उठाया और जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने वेपन्स का लिया तो अब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रह कहां गई। इतना ही नहीं, बाद में उनके सक्सेसर इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ एक कवर्ट समझौता किया। इट वाज एन एग्रीमेंट एंड इट वाज रनिंग काउंटर टू द बेसिक इंटरेस्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो कांग्रेस इतने नॉन अलाइनमेंट का ढिढोरा तो पीट रही थी, लेकिन हमने रशियन गुट के साथ एक एग्रीमेंट बनाकर रखा। और यही वजह है कि 1971 के वॉर के समय हम अकेले नहीं थे। जब अमेरिका और चाइना ने हमें दबाने की कोशिश की
बिकॉज उस समय तक चाइनीज वॉर के बाद चाइना भी हमारे खिलाफ ही हो चुका था और अमेरिका और चाइना में एक नई दांत कटी दोस्ती होने वाली थी पाकिस्तान की सहायता से, और पाकिस्तान और चाइना के बीच ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उस समय इंडिया का कितना बड़ा सक्सेस था बांग्लादेश वॉर कि हमने रशियन अलायंस से काउंटर किया। यस, आई एम यूजिंग द टर्म अलायंस। मैंने पहले ही कहा कि मैं अकेडमिकली नहीं, मैं आपसे इनफॉर्मली बात कर रहा हूं। ये एक सीक्रेट अलायंस था। इट वॉज अ कवर्ड अलायंस बिटवीन रशिया एंड इंडिया। लेकिन वो हमारी एक बहुत बड़ी सफलता थी। खैर, एनीवे 1991 में सोवियत रशिया का विघटन हुआ। अब हम लोग फ्रेंडलेस हो गए फॉर टाइम बीइंग। हम लोगों ने कभी लुकिस्ट पॉलिसी, अमेरिका के साथ संबंध सुधारे, न्यूक्लियर वेपन्स अपना डेवलप किया कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है। फिर 2000 ईस्वी से जब बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की और अमेरिका से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यह ख्याल था इन फ्यूचर में अमेरिका हमारा फ्रेंड होगा। अब हमने एक नया नाम, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो नॉन अलाइनमेंट चला। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में हमें याद है कि जब 2011-12 में हम पढ़ा रहे थे तो उस समय भी कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ता भी थे और बहुत सारे लीडर्स थे। उन लोगों ने नॉन अलाइनमेंट शब्द को बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि नहीं, नॉन अलाइनमेंट इज द नाउ बाय वर्ड, इसको हमें छोड़ देना चाहिए, ये हमें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। फिर जब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट हुई, जब एनडीए, जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उन्होंने फॉर्मली नॉन अलाइनमेंट को छोड़कर मल्टी अलाइनमेंट को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, अब हमें दिमाग में ये आ रहा कि भाई ये जो मल्टी अलाइनमेंट है, ये अगर एक तरफ से आप कहें तो नई बोतल में पुरानी शराब। नॉन अलाइनमेंट का ही रूप है। उसमें कहा कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, यहां है कि हम सबसे अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और एक टर्म है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम सामरिक स्वायत्तता चाहते हैं। हम आपसे संबंध रखेंगे लेकिन हम सामरिक रूप से स्वायत्त रहेंगे। यही सामरिक स्वायत्तता की बात तो नॉन अलाइनमेंट में भी थी कि हम आपके साथ संबंध रखेंगे लेकिन स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति को अपनाएंगे। तो बात तो दोनों एक ही हुई, केवल शब्दावलियां बदल गई। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, ये जो नॉन अलाइनमेंट का जो फेज है और मल्टी अलाइनमेंट का जो फेज है, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस किया जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। उस समय हमारी एक कवर्ट अलायंस सोवियत रशिया के साथ थी, जिसने वक्त पर ऐन मौके पर हमें बचाया और बहुत बड़ी हमें इज्जत सौंपी विदेश नीति में, जब हमने बांग्लादेश वॉर में सफलता पाई। इस मल्टी अलाइनमेंट की एरा में वी हैव ड्रॉप्ड ऑल द एग्स इन द सिंगल बकेट, दैट इज अमेरिका। वो भी अमेरिका के साथ ना हमारा कोई सीक्रेट समझौता था, ना हमारा कोई अलायंस था। एक अंदर से भरोसा था कि अमेरिका हमें छोड़ेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सारा मामला उलट पुलट हो गया। वैसे भी मैं आपको बता दूं, यूएसए कभी एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। जो बाइडेन महोदय ही जिस तरह से पैकअप हुए थे अफगानिस्तान से, और जो घटना घटित हुई थी, उसने तो अमेरिकी लीडरशिप में हमारे विश्वास को हिला कर रख दिया था। हमें ऐसा लगा कि भाई शायद गलत जगह हम लोग स्टेक कर रहे हैं, किसी भी पार्टनर को उस पर स्टेक नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, जो इवनिंग में उनका स्टेटमेंट क्या होता है, मॉर्निंग में क्या चेंज हो जाता है, उसके बाद तो अमेरिका पर भरोसा करने वाली कोई बात ही नहीं रही। अब ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक जो हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स देखा, तो हमें लगा कि शायद भारत की फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा क्राइसिस कभी पहले नहीं आया। 1962 के वॉर के समय एक वैक्यूम था।
हम 1962 के वॉर के समय जो अकेलापन महसूस किया था, वही अकेलापन अभी महसूस कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात मैं नहीं कर रहा। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने एक अच्छी चीज की थी, या मोदी जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि पिछले लगभग 11 वर्षों में इस गवर्नमेंट ने डिफेंस को काफी मजबूत किया। और तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पाकिस्तान को एक अच्छा खासा, मतलब दांत खट्टे करने वाली स्थिति में पहुंचा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारा जो स्ट्रांग डिफेंस मैकेनिज्म है उसके साथ एक बड़ा व्यवहारिक फॉरेन पॉलिसी का भी सहारा लिया गया कि हम आपको न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। और हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया कि आप न्यूक्लियर आर्सेनल्स को तो आप जिस समय हिलाएंगे पूरी दुनिया जान जाएगी, तो आप फ्री हो तो हम भी फ्री हैं। तो न्यूक्लियर वेपन तो कोई ऐसा खिलौना है नहीं कि आप घर से निकालोगे हमारे यहां थ्रू आउट कर दोगे। वो तो एक बहुत बड़ा और बहुत लास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन आप जो उधर नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू हमसे नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू आप हमें परेशान कर रहे हैं और आप हमसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये चलने वाली चीज नहीं। और हमने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, एक चीज मुझे चुभी कि पाकिस्तान जैसे रोग स्टेट के साथ कुछ कंट्री का समर्थन था। जैसे तुर्की निकल कर आया, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम लेके एर्दोआन आए। अजरबैजान का समर्थन था। और हमारा दुनिया में कोई सिंपैथाइजर नहीं। उस समय जो सऊदी अरेबिया या जो मुस्लिम कंट्रीज थे उसकी न्यूट्रलिटी हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि कम से कम ये बंदा निष्पक्ष तो है, हमारे अगेंस्ट में नहीं बोल रहा। और जो डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका हुई वो तो काफी निराशाजनक हुई। ही हैज गिवन द स्टेटमेंट कि इंडिया और पाकिस्तान का 1000 ईयर्स का वॉर है। अब इससे बड़ा बकवास तो कुछ हो ही नहीं सकता। 1000 ईयर्स तो भारत में मुगल इन्वेजन का भी नहीं हुआ है। तो खैर, एनीवे माय पॉइंट इज कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी निराश किया, यूरोपियन कंट्रीज ने काफी निराश किया। जो वेस्टर्न कंट्री जबकि देख रहे थे कि पहलगांव अटैक जिस तरह से इनह्यूमन एट्रोसिटीज इनोसेंट टूरिस्ट है उनके साथ हुआ था, कम से कम ये अपने आप को जो लिबरल कंट्री होने का दम्भ भरते हैं और जो स्वयं टेररिज्म से पीड़ित रहे उनको तो आगे आना चाहिए था। खैर एनीवे, कोई नहीं आया। हमने उस वॉर को अपने तरीके से लड़ा और उसमें सफलता भी पाई, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात मुझे चुभी कि अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ कोई नहीं। हम मल्टी अलाइनमेंट में थे। उसकी भी बड़ी परीक्षा की घड़ी अब आई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई कि एक रोग स्टेट जिसने हमेशा इंटरनेशनल लॉज को कंट्रावेन किया है, पाकिस्तान, एक कहावत है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अब ये पाकिस्तान का लक देखिए, यह एक फेल्ड स्टेट है। हमेशा इसको फ्री में इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता है। इसने अपने फॉरेन पॉलिसी को गिरवी रख छोड़ी है। अमेरिका के वेपन्स के रूप में काम किया। कोल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका का वेपन बना रहा। जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ और जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने इसको डंप कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, फिर इसका एक बार भाग्य सितारा बुलंद हो गया, जो अमेरिका को टेररिज्म का सामना करना पड़ा और अफगानिस्तान का वॉर लड़ना पड़ा, तो फिर एक बार अपने ही तालिबानी के अगेंस्ट में चला गया, अमेरिकन पैसे के लालच में। वो अभी देखा हुआ है। फिर उसके बाद वो एरा भी गया। फिर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान के समर्थन के बावजूद भी यह मार्जिन पर था, क्योंकि उसमें इसका अच्छा खासा डिफेमेशन हो चुका था। तो अचानक से अमेरिका को
या ट्रंप को ईरान के विरुद्ध की सहायता की आवश्यकता होगी। और एक अमेरिकन मिलिट्री जनरल को एक पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल आसिर मुनीर जैसे आईएसआई और इसके आप कह सकते हैं कि एक फंडामेंटलिस्ट बैकग्राउंड के एक मिलिट्री ऑफिसर को डोनाल्ड ट्रंप लंच पर बुलाता है और जाकर अमेरिका में सम्मानित करता है। ये तो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली बात है, क्योंकि उसको ईरान के विरुद्ध पाकिस्तान के समर्थन की जरूरत है। पाकिस्तान फिर एक बार लाइमलाइट में आ जाता है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा एक फॉरेन पॉलिसी का सेटबैक था। और इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया से हमारे इतने एडवांस्ड स्टेज में इकोनॉमिक रिलेशनशिप थे, हमने उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कर रखी थी। और अचानक से इंफॉर्मेशन मिला कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक नेटो पैटर्न पर डिफेंस एग्रीमेंट किया है और पाकिस्तान को अब फिर एक इकोनॉमिक एश्योरेंस मिल गया, जिस इकोनॉमिक एश्योरेंस का वो मिसयूज कर सकता है वेपन्स को खरीदने में, भारत का गैस में इस्तेमाल करने में। और उससे भी बड़ी बात है कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का चॉइस कितना सिमट गया। हमने अरब कंट्रीज में अगर सबसे ज्यादा हमारा किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बन नहीं थी तो इजराइल के साथ, इधर विगत कुछ वर्षों से। और मोदी जी की गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एक तरह से समझिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में नहीं कर रहा हूं, डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट में कर रहा हूं, इजराइल के साथ किया था। क्योंकि अब देखिए 3 बार यूएनओ में वोटिंग हुई और 3 के 3 बार वोटिंग जो पैलेस्टाइन के मुद्दे पर हुए तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव उसे एब्सेंट रहे इजराइल को खुश करने के लिए। एक तरह से पहले के पॉलिसी का रिवर्सल था, क्योंकि जस्ट आफ्टर द फ्रीडम इंडिया की पॉलिसी रही थी थ्रू आउट हमारा जो न्यूरोबियन एरा था उसमें भी कि हम प्रो पैलेस्टाइन रहेंगे। लेकिन हम पैलेस्टाइन के साथ वोटिंग में उसके मुद्दे पर जब वोटिंग हुई पैलेस्टाइन के स्टेटहुड की तो हम एब्सेंट रहे थे। अभी रिसेंट में हमने वोटिंग किया यस। क्यों? क्योंकि इजराइल डिप्लोमेटिकली इतना आइसोलेटेड हो चुका है। आज यूरोपियन कंट्रीज ने भी उनको डम कर दिया इजराइल को। अब इजराइल के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। इजराइल के साथ खड़े होने का मतलब है कि हम स्वयं ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी का देखिए स्पेस कितना छोटा हो गया। सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी की गारंटी पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान की स्थिति जानते हैं अब कैसा है? जैसे कोई पुअर व्यक्ति एक गन का लाइसेंस ले लेता है, उसे गन मिल जाता है तो वो सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो बैंक में एक जॉब तो मिल जाएगा, और वो उसी प्राइवेट जॉब में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रह जाता है और अपनी कमाई करने लगता है। तो पाकिस्तान ने दुनिया से भीख मांगकर एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाया। जुल्फिकार अली भुट्टो का स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान घास खाएगा लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। पाकिस्तान विल ईट ग्रासेस बट मैन्युफैक्चर अ न्यूक्लियर वेपन। और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाया। सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा डोनेशन था उसमें। अब वो न्यूक्लियर वेपन्स लेकर बन गया है सिक्योरिटी गार्ड, सऊदी अरेबिया का गार्ड बन गया है। अब जिस तरह से इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने के कगार पर है, और सुन्नी जो वर्ल्ड है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो हमें इस बात का डर है कि कहीं धीरे धीरे अरब कंट्रीज पाकिस्तान को सिक्योरिटी गारंटर ना बना ले वेस्ट एशिया और अरब रीजन में, तो भारत का फॉरेन पॉलिसी का कितना कम स्पेस हो जाएगा। आज रसिया हमारा मित्र होकर भी मित्र नहीं। अमेरिका ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारे जो पड़ोसी में जो बांग्लादेश है वो हमसे डिस्टेंट हो चुका है। म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप जुंटा स्थापित हो चुका है जिसकी प्रॉक्सिमिटी चाइना के साथ है। चाइना हमारे साथ हॉस्टाइल है और रहेगा। चाइना पर हम कभी भरोसा कर नहीं सकते। थर्ड वर्ल्ड का जिसको तुम ग्लोबल साउथ कहते हो आप, वो बिखर चुका है। न नॉन अलाइन मूवमेंट रहा, न दुनिया में कोई एक शक्ति है जिस शक्ति के साथ भारत का कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो। भारत अपने डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत कर रहा है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म में हम कितना भी इंडिजिनसली बिल्ड कर ले, इन किसी न किसी फॉरेन एलायंस की आवश्यकता होती है। अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हमारा यह मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी
सक्सेसफुल रही है? इसको हम फॉरेन पॉलिसी में क्या माने, अपना फेलियर माने या अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस माने? अब देखिए, फेलियर और सक्सेस मानना ये मैं आपके कोर्ट में छोड़ता हूं, लेकिन मैंने पहली बार महसूस किया कि 1962 में जब चाइना ने हमें डिसग्रेस किया था, उस समय हम नॉन अलाइंड मूवमेंट को लीड कर रहे थे और एक भी नॉन अलाइंड कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ था। अंत में हमने रशिया के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई, उसके साथ एक कवर्ट समझौता किया और उसके बल पर हमने आगे सफलता पाई। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के इस वॉर में हमने अमेरिका का और चाइना के प्रेशर को झेला और सफलतापूर्वक हमने काम को आगे बढ़ाया। आज हमारे पास वैसा कोई अलाइन नहीं है, कोई कवर्ट किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को जानने के बाद पोस्ट अमेरिकन सिचुएशन क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अमेरिका कभी भी ना एक रिलायबल पार्टनर रहा है, ना हो सकता है। तो आप अपना ओपिनियन इस पर दीजिए और आपको क्या लगता है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का क्या डायरेक्शन होना चाहिए। बी अ थिंकिंग क्रिएचर, विचार करते रहिए, सोचते रहिए, आसपास के परिवेश को देखते रहिए। आप भारत के भावी कर्णधार होने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज मैं यही बहस को एंड करता हूं, फिर आऊंगा एक दूसरे टॉपिक के साथ। अरे प्रशांत, यहाँ क्या कर रहा है लाइब्रेरी के बाहर? अरे यार, वो दोस्त अंदर वही उसकी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट वाली प्रॉब्लम। करंट उससे करंट अफेयर नहीं हो रहा है और करंट अफेयर के कोर्स भी महंगे हो रखे हैं इस टाइम पे। ये कॉफ़ी कितने की है? 20 रुपए की। 20 रुपए की। और दिन में कितनी पीता है? 4 बार कॉफ़ी पीने के पैसे हैं तेरे पास, लेकिन अपने और अपने दोस्त को करंट अफेयर्स के प्रॉब्लम से बचाने के पैसे नहीं है। क्या मतलब? फ़ोन तेरा है? हाँ, ये देख, ये बात कर रहा हूँ मैं। ये देख, सीधा द स्टडी IAS के यूट्यूब पे जा और ज्वाइन कर मणिकांत सर की GS मंथन क्लासेस। बस फिर हो गया। चौंक मत, जितने की तू कॉफ़ी पी रहा है ना, उससे कम में ही तू करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम जिससे हर साल लाखों बच्चे जूझते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।